जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखेंगे वीडियो स्किप नहीं करना है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी असम, सी पश्चिम बंगाल और डी झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान राज्य ने पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एंड्रॉइड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किया। तो आपको याद रखना है कि इस ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के जो तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके द्वारा इस ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी ई व्याख्यानों के का अवलोकन, आदर्श प्रश्न पत्र, पूर्ववर्ती प्रश्न पत्रों के हल, लैब मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं एवं ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह पूरी तरह से विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब नजर डालेंगे हम राजस्थान की तरफ, तो आपको सबसे पहले हम नक्शे में देखेंगे कि राजस्थान जैसे कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है, और कितनी तो 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की राजकीय सीमा देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यह 5 राज्यों से अपनी कुल 4850 किलोमीटर राजकीय सीमा बनाता है या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है। दोस्तों अब हम नजर डालें राजस्थान की अन्य डिटेल पर, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जो कि अशोक गहलोत यहाँ के 22वें मुख्यमंत्री हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। अब राजस्थान में स्थित अगर हम झीलें देखें तो सांभर, जयसमंद, पचवदरा, राजसमंद, डीडवाना, बालसमंद, लुड़करणसर और आना सागर और फलौदी, तो यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जो आपको याद रखनी है। दोस्तों एक समंद वर्ड से आप याद रख सकते हैं, तो यहाँ की आपको 3 झीलें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, जयसमंद, राजसमंद और बालसमंद, क्योंकि समंद लगना किसी झील में सिर्फ राजस्थान में ही लगते हैं। इसके अलावा सांभर आपको याद रखना है, डीडवाना, बालसमंद, लुड़करणसर, अनासागर और फलौदी भी याद रखना है। दोस्तों यहाँ की अगर हम नदियां देखें तो लूनी, बनास, काली, सिंध और चंबल यहाँ की प्रमुख नदियां हैं राजस्थान की। साथ ही राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान को महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, और यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान के ऑलमोस्ट 60% क्षेत्रफल को कवर करता है। दोस्तों तो आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को कवर करता है, तो 60%। राजस्थान से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे, हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम एक ही है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ के बिल्कुल प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखना है। दोस्तों कौन कौन से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसको ही पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगर हम राजस्थान में स्थित बिजली संयंत्र देखें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। साथ ही जवाहर सागर पनबिजली स्टेशन, जो कि माही बजाज सागर पनबिजली संयंत्र, यह तीनों आपको याद रखने हैं। सूरत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जवाहर सागर पनबिजली स्टेशन और माही बजाज सागर पनबिजली स्टेशन। साथ ही अगर दोस्तों हम राजस्थान के शहरों के उपनाम देखें तो गुलाबी शहर और भारत का पेरिस राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का एक शहर है। सफेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस। 3 नाम याद रखना है दोस्तों आपको। कौन कौन से? सफेद शहर, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। साथ ही एक और पॉइंट याद रखना है दोस्तों, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान
भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया। तो कौन से सत्र के दौरान किया गया था दोस्तों? यूनेस्को के 43वें सत्र के दौरान। और कहाँ आयोजित हुआ था यह? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ था यूनेस्को का। राजस्थान से आज थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम 3 मई को पूरी तरह लॉन्ग में देख चुके हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई और डी 23 मई। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी पहल सबसे पहले 90 के दशक में हो गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों 2 पॉइंट यहां से याद रख लें। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 1992 और कहां हुआ? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस साल 2021 का थीम, तो किसका? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का थीम 2021 का आपको याद रखना है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर है। और इस नारे को पिछले साल के अति महत्वपूर्ण विषय, तो आपको पिछले साल का भी विषय याद रखना है, हमारे समाधान प्रकृति में है, मतलब आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर के तहत उत्पन्न की गति की निरंतरता के रूप में चुना गया था, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का उत्तर बनी हुई है। तो दोस्तों दोनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और दोनों थीम याद रखनी है। 2021 की वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर और 2020 की अवर सॉल्यूशन आर इन द नेचर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं ए यस बैंक, बी देना बैंक, सी आईडीबीआई बैंक और डी एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है। दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। एमएसएमई और कृषि उत्पादों के लिए ऋण प्रसंस्करण प्रणाली डेटा फिनटेक ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और ग्राहक सूचनाओं के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर आईडीबीआई बैंक की तरफ, तो आपको बता दें कि यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया। तो दोस्तों आपको दोनों डेट याद रखनी है कि कौन सी अधिसूचना थी। तो 22 जून 1964 की भारत सरकार की अधिसूचना थी, जिसके तहत 1 जुलाई 1964 से आईडीबीआई बैंक अस्तित्व में आ गया। आईडीबीआई बैंक के वर्तमान में सीईओ राकेश शर्मा तथा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवैन किसने विकसित की है? आप अच्छे से स्पेलिंग याद रखना है दोस्तों, DIPCOVAN, क्योंकि अगर आपसे ऑप्शन इसको ऑप्शन में डाल दिया गया और बनाने वाले का नाम क्वेश्चन में डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपके ऑप्शन है ए इसरो, डी बी DRDO, सी एम्स दिल्ली और डी एम्स मुंबई। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवैन विकसित की है। दोस्तों डिपकोवैन किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस के स्पाइक से साथ साथ न्यूक्लियोकैपिड्स प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की थी, उसका नाम क्या है, तो आपसे इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखें, DIPCOVAN, डिपकोवैन याद रखें, क्योंकि आपको COVIN करके कंफ्यूज किया जा सकता है। अब नजर डालेंगे हम डिपकोवैन की तरफ कि आखिर डिपकोवैन क्या है। तो डिपकोवैन का उद्देश्य मानव सीरम का या प्लाज्मा में IgG एंटीबॉडी का गुणात्मक पता लगाना है, जो SARS-CoV-2 संबंधित एंटीजन को लक्षित करता है। यह अन्य बीमारियों के साथ किसी भी क्रॉस रिएक्टिविटी के बिना परीक्षण का संचालन करने के लिए केवल 75 मिनट का तेजी से बदलाव का समय प्रदान करता है। किट को शेल्फ लाइफ 18 महीने है।
तो दोस्तों किट की लाइफ कितनी है, 18 महीने है। नजर डालेंगे अगर डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? आपके ऑप्शन है ए 2 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 4 लाख रुपए और डी 5 लाख रुपए। तो दोस्तों याद रखें, आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है कि सभी प्रीपेड भुगतान साधन या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोनपे और मोबीक्विक पूरी तरह से केवाईसी अनुरूप हैं, जिन्हें 31 मार्च 2022 तक एंटर ऑपरेबल बनाया जा सकता है। नजर डालेंगे दोस्तों आरबीआई की तरफ, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों साथ में याद रखें कि अगर आपसे आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे जाएं तो आपको याद रखना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है उसके पहले देखेंगे दोस्तों कि यह क्या है आखिर केवाईसी पीपीआई वालों के लिए अधिसूचना है। तो आरबीआई ने गैर बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण केवाईसी पीपीआई से नगद निकासी की भी अनुमति दी है। ऐसी नगद निकासी पर शर्त यह होगी, तो शर्त क्या होगी आपको यह देखनी है कि 10,000 रुपए प्रति माह प्रति पीपीआई की कुल सीमा के साथ प्रति लेनदेन 2,000 रुपए की अधिकतम सीमा कार्ड वॉलेट का उपयोग करके किए गए सभी नगद निकासी लेनदेन प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक पिन द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि 10,000 रुपए की प्रति माह की लिमिट रहेगी, साथ में 2,000 रुपए की अधिकतम एक समय में सीमा होगी और उसके अलावा भी एक अतिरिक्त कारक पिन द्वारा प्रमाणित करने पर ही दिए जाएंगे। आरबीआई ने डेबिट कार्ड और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों से नगद निकासी की सीमा बढ़ाकर सभी स्थानों टीयर 1 से 6 केंद्र पर 10,000 रुपए की कुल मासिक सीमा के भीतर 2,000 रुपए प्रति लेनदेन कर दी है। पहले यह सीमा टीयर 1 और टीयर 2 शहरों के लिए 1,000 रुपए थी, जबकि टीयर 3 से टीयर 6 शहरों के लिए 2,000 रुपए थी। तो दोस्तों यह बढ़ा के 2,000 और 10,000 कर दिया, आपको यह भी समझना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सरकार ने डीएपी और उर्वरक पर सब्सिडी में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? आपके ऑप्शन है ए 70%, बी 100%, सी 140% और डी 160%। तो दोस्तों याद रखें कि सरकार ने डीएपी और उर्वरक पर सब्सिडी में 140% की वृद्धि की है। दोस्तों केंद्र सरकार ने डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक सब्सिडी को 1,200 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की कीमतों के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 140% की वृद्धि के साथ अब सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से बढ़कर 1,200 रुपए प्रति बैग कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों को, किसानों को डीएपी की एक बोरी 2,400 रुपए की बजाय अब 1,200 रुपए में मिलेगी। कैसे कि 2,400 रुपए अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से बाजार की कीमत अगर बढ़ के 2,400 रुपए हो गई तो उस पर 1,200 रुपए आपको सरकार द्वारा सब्सिडी दे दी जाएगी, तो आपको वह 1,200 रुपए में पड़ेगी। और इन सब्सिडी हेतु केंद्र सरकार द्वारा 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय करना होगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, 1985 बैच के किस आईपीएस अफसर को स्थायी रूप से दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बी एन त्रिवेदी, बी एस एन श्रीवास्तव, सी श्री कृष्ण रॉय और डी विवेक माथुर। तो दोस्तों याद रखें कि 1985 बैच के एस एन श्रीवास्तव आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि को स्थायी रूप से दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों 1985 बैच के आईपीएस अफसर एस एन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी तक वह दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, जो कि अभी यहाँ के परमानेंट स्थायी रूप से दिल्ली के पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश से अक्टूबर-दिसंबर तक मिल जाएगी? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस और डी इजराइल।
तो दोस्तों याद रखें कि भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस देश से अक्टूबर-दिसंबर तक मिल जाएगी। दोस्तों रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को भारत और रूस ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तो S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए कब हस्ताक्षर हुए दोस्तों? 5 अक्टूबर 2018 को, जिसकी पहली खेप अक्टूबर 2020 तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से और यह कोविड-19 के कारणों से यह खेप पिछली साल नहीं आ पाई और इस साल अक्टूबर-दिसंबर तक आने की संभावना है। इस समझौते की संभावित कीमत $5.5 बिलियन या 36,000 करोड़ रुपए की लगभग है। समझौते के तहत रूस भारत को 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 40 हेलीकॉप्टर और 200 कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर देगा। तो दोस्तों क्या क्या देगा रूस? आपको यह याद रखना है कि 5 S-5 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 40 हेलीकॉप्टर और 200 कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर देगा। दोस्तों अब नजर डालेंगे अगर रूस की तरफ, तो आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को है, जो कि मोस्कवा नदी के तट पर स्थित है, और मॉस्को को विश्व का 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। साथ ही याद रखें दोस्तों कि रूस विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है और साथ ही यह विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, गाजा पट्टी पर शासन करने वाले दोनों पक्ष इजरायल और हमास ने 11 दिन के रक्तपात को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस डील के तहत स्थानीय समय अनुसार लड़ाई बंद करने के लिए एक समझौते को स्वीकार कर लिया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि गाजा पट्टी पर शासन किन किन देशों का है, तो इजराइल और हमास का है। और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों देशों के कौन से 2 देश हैं जो गाजा पट्टी पर लड़ रहे थे शासन के लिए, तो इजराइल और हमास, ऐसे भी याद रखना है। तो अब आपके ऑप्शंस हैं: ए इजिप्शियन डील, बी नेशनल डील, सी इंडो-इजिप्ट डील और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर शासन करने वाले दोनों पक्ष इजराइल और हमास ने 11 दिन के रक्तपात को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से इजिप्शियन डील के तहत स्थानीय समय अनुसार लड़ाई बंद करने के लिए एक समझौते को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी द्वारा दागे गए रॉकेटों के जवाब में 10 मई से हवाई हमले, तोपखाने और ड्रोन हमलों के साथ फिलिस्तीनी एनक्लेव पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी थी। किसने? इजराइल ने। 2014 के बाद से इजराइल और गाजा उग्रवादियों के बीच यह सबसे तीखी लड़ाई है। इस संघर्ष में अब तक 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं और 12 इजरायली भी शामिल हैं। तो कुल कितने लोगों की मौत हुई है? 232 लोगों की। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा, तो यहाँ से आप इनके पद्म विभूषण का नाम इसलिए याद रखें कि इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस आंदोलन प्रणेता थे? आपके ऑप्शन है: ए चिपको आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी अप्पिको आंदोलन और डी नामांतर आंदोलन। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से, पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर यह वृक्ष मित्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो एक महान पर्यावरणविद रहे हैं भारत के इतिहास में, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। इनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी श्री बहुगुणा ने 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया था। वह टेहरी बांध के निर्माण का घोर विरोध कर रहे थे। बहुगुणा ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर 70 के दशक में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की। आंदोलन की सफलता ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन भूमि में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने चिपको का नारा भी गढ़ा। तो आपको यह नारा बहुत अच्छे से याद रखना है कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, मतलब इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। तो आपको यह नारा बहुत अच्छे से याद रखना है। किसने दिया? श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने। इनको विश्व में किस नाम से जाना जाता है? तो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से किया गया है। और यह किस आंदोलन के प्रवर्तक हैं अगर आपसे पूछा जाए, प्रणेता हैं, तो चिपको आंदोलन के यह प्रणेता हैं। इतना सब इस पॉइंट से आपको याद रखना है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सब
आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।